नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल मिल्क डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और आज के दिन की क्या इंपॉर्टेंस है और आज इंडिया कहां पर पहुंच चुका है वर्ल्ड लेवल पर मिल्क प्रोडक्शन में। और इसके साथ साथ हम जो आपके अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इस दिन में, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, वो किन किन किसानों को दिए गए हैं उसके बारे में आपके साथ एक जानकारी साझा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होगा नेशनल मिल्क डे यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और किसकी याद में? हमारे मिल्क मैन ऑफ इंडिया या ये कह सकते हो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब, जिनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्राइज भी इनको मिल चुका है। तो इन्हीं की याद में इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे मिल्क सेक्टर में। तो अब इसकी शुरुआत करते हैं सेशन की, लेकिन यहां पर कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं कि आज वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया ग्लोबल लेवल पर मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पर आता है। और अगर हम एग्रीकल्चर में डेयरी सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाला डेयरी सेक्टर है। और इसके साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि नेशनल इकोनॉमी में डेयरी सेक्टर लगभग लगभग 5% की भागीदारी करता है और 8 करोड़ लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और किसानों को यह रोजगार उपलब्ध करवाता है। और इसी के साथ में मिल्क, जिसे हम लोग कंप्लीट फूड के रूप में जानते हैं, एक आपका संपूर्ण आहार के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बहुत सारे मिनरल्स के साथ साथ इसमें विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारी ग्रोथ और बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बड़ी उम्र के बुजुर्ग तक के लिए, यानी कि सभी एज ग्रुप्स के लोगों के लिए एक काफी महत्वपूर्ण फूड जो है आज हमारी इंडियन डाइट के रूप में माना जाता है। और ना कि केवल दूध, बल्कि दूध के बने हुए उत्पाद भी हम आज हमारे इंडियन मार्केट में अच्छे से प्रयोग में ला रहे हैं और ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा भी बन चुका है। क्योंकि सुबह अगर आप लोग परांठे खाते हो उसमें घी का प्रयोग होता है, या आप लोग चाय पीते हो तो उसमें दूध का प्रयोग होता है। तो इन सभी के अंदर दूध की महत्वता काफी ज्यादा है। पनीर आपका है, चीज आपका है, लगभग हर प्रोडक्ट आप लोग जो कंज्यूम कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं दूध की हिस्सेदारी हमें देखने को मिलेगी या दूध के बने हुए उत्पाद की हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगी। तो आप यहां पर देखोगे तो इंडिया आज ग्लोबल लेवल पर लगभग 25% कंट्रीब्यूशन कर पा रहा है मिल्क लेवल में। यानी कि अगर वर्ल्ड में 100 किलोग्राम दूध का उत्पादन हो रहा है तो केवल 25 किलोग्राम आपका दूध जो है वो केवल इंडिया से ही जाता है, यानी कि एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये आप इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब का, जिनका आज जन्मदिन भी है। इन्होंने आपका व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आए, 1970 के अंदर ऑपरेशन फ्लड को रन किया, जिसकी बदौलत कहां हम लोग 1950 या 60 के दशक में लगभग हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था, हम लोग डिपेंडेंट थे दूसरे देशों के ऊपर, दूध भी हमें वहां से इंपोर्ट करना पड़ता था। और आज हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं और वर्ल्ड का लगभग 1/4 दुग्ध उत्पादन केवल हमारे देश के द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा नींव रखी गई थी आपकी अमूल की, या इनके द्वारा ही नींव रखी गई थी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, जिसके पहले चेयरमैन भी ये बने। और इसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने एक सहकारिता का मॉडल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो मॉडल था, जो अमूल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको एस्टेब्लिश किया और वही मॉडल आनंद मॉडल के रूप में पूरे देश के अंदर इसको फैलाया गया। और धीरे 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 उस मॉडल को ना कि केवल हमारे देश के लोगों ने बल्कि विदेशों में भी अपनाया गया और इसकी बदौलत हमारे देश के अंदर मिल्क प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। इनकी बदौलत ही है कि कम से कम छोटे किसान भी इस फायदे को ले पा रहे हैं। और आज अमूल कितना बड़ा ब्रांड है आप लोग जानते हो, और अमूल कहीं ना कहीं जो अमूल की ग्रोथ है या अमूल का जो एक डेवलपमेंट है वो इन्हीं की बदौलत है। क्योंकि जो सहकारिता का मॉडल अमूल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था या वहां से स्टार्ट हुआ था, वो आज हमारे पूरे देश के अंदर फैल भी रहा है और आज तक भी वो अपनी जड़ें पसार रहा है। और सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं कि अमूल वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी बदौलत उनको ये कह सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम वर्ल्ड में भी बात करें तो अमूल और दूसरे नंबर पर इफको, इन दोनों को अभी जो है आपका फर्स्ट और सेकंड रैंक से नवाजा भी गया था। और ये वर्ल्ड के अंदर आपकी नंबर 1 और नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन है। इफको आपको पता है फर्टिलाइजर्स के रिगार्डिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और अमूल जो है वो हमारी मिल्क के रिगार्डिंग एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली में अमूल जो है वो आपका गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन के अंडर में आता है अमूल।
तो इसलिए हम लोग एक्चुअली में गुजरात जो कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन है उसकी बात करेंगे कि उसके अंडर में जो अमूल है वो आपका नंबर 1 रैंक पर है। अब बताना चाहता हूं कि टाइमलाइन जो हिस्ट्री का है वो कुछ इस प्रकार से है, 1950 के दशक से लेके हम लोग आज किस प्रकार से सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड का नंबर 1 रैंक पर पहुंच चुका है मिल्क प्रोडक्शन में। तो 1965 के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आपका फाउंड किया गया था। 1970 के अंदर आपका ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया था, जिनकी बदौलत हमारे देश के अंदर दूध का उत्पादन बढ़ता चला गया। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है जब एस्टैब्लिश हुआ था तो पहली बार जो चेयरमैन बने थे वो भी डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन साहब थे। तो अब यही आपके अप्रोच थी, चाहे वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की बात करेंगे, ऑपरेशन फ्लड की बात करेंगे, व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करेंगे, या आप अमूल की बात करोगे, तो ये सभी ओवरऑल एक आपके कंपोनेंट है जिसकी बदौलत हम यहां तक पहुंच पाए। अच्छा, एक चीज इन्होंने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्टार्ट किया था, इन्होंने कहा कि हम छोटे छोटे गांवों में हर घर से दूध को कलेक्ट करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और हम सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे। एक कोऑपरेटिव मॉडल के रूप में इसको स्टार्ट किया जाएगा, फिर हम इसकी पैकेजिंग करेंगे और जहां भी जरूरत है उसको पहुंचाने का काम है किया जाएगा। तो यानी कि प्रोसेसिंग करना, कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे काम अब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस करने लगे थे, जिसकी बदौलत जो फायदा था, मुनाफा था, वो भी उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए किसानों को मैक्सिमम दिया जा रहा था। इसीलिए पॉसिबल हो पाया कि हमारा देश आज जो है वर्ल्ड का नंबर 1 मिल्क ऑर्गेनाइजेशन, या ये कह सकते हो नंबर 1 आपका रैंक पर पहुंच चुके हैं। लगभग 25% आपका उत्पादन जो है हमारे देश के द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें टाइमलाइन हिस्ट्री में जैसे मैंने आपको कहा कि ऑपरेशन फ्लड है, नेशनल डेयरी प्लान फेज है, या आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल आपका लाइवस्टॉक मिशन है, इसके अलावा डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, सपोर्टिंग द डेयरी कोऑपरेटिव एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन द डेयरी एक्टिविटीज है, या एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, या नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 है जो कि 2025-26 में स्टार्ट हुआ था। इन सब की बदौलत है ओवरऑल कि आज हम लोग यहां तक पहुंच पाए, क्योंकि किसी प्रोग्राम के तहत मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया, किसी प्रोग्राम के अंदर जो है लोगों की भागीदारी को बढ़ाया गया, किसी प्रोग्राम के अंदर हमारी जो ब्रीड्स थी उनको इंप्रूव किया गया, किसी प्रोग्राम के अंदर जो हमारा सिस्टमेटिक वे था, या ये कह सकते हो हमारा मैकेनाइजेशन था उसके अंदर उसको इंप्रूव किया गया, या हमारी जो प्रोसेसिंग थी उनको और ज्यादा क्लियर किया गया, उनको और ज्यादा फास्ट किया गया, जिसकी बदौलत हम यहां तक पहुंचे। और इसके अलावा कई बार जैसे आपकी बीमारियों की रोकथाम करने के लिए भी जो प्रोग्राम रन किए गए, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग आपका था, या आपका जो है टाइम टाइम पर जो हमारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम रन किए गए हैं, तो इनकी बदौलत है कि हम यहां तक पहुंच पाए हैं और आपका दूध सेक्टर इतना बड़ा बन चुका है। अब देखिए यहां पर आप लोग देखोगे तो पता चलेगा कि 2014 के अंदर जो हमारा 146.30 मिलियन टन प्रोडक्शन था वो आज 239.30 मिलियन टन प्रोडक्शन तक पहुंच चुका है 2023-24 के डेटा के अनुसार। और वही अगर हम 2023-24 के आंकड़ों को देखते हैं तो पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी यानी कि दूध की जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है वो 471 ग्राम हो चुकी है। और अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 2014 से 2022 तक बोवाइन की यानी कि प्रति आपका बोवाइन या प्रति एनिमल कितना दूध देता है एक साल के अंदर, वो हमारे इंडिया की सबसे ज्यादा हो चुकी है, लगभग 27.39 किलोग्राम प्रति ईयर। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा यहां पर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पर गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन है जिसके तहत हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड्स थी उनको इंप्रूव करने के लिए, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम आपके रन किए गए, जो आपकी नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड थी उनको भी इंप्रूव करना, या जो हमारी ब्रीड्स जिनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं उनमें और डेवलपमेंट करना। इसके अलावा नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम के तहत मेनली ये टारगेट किया जा रहा था कि भाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर हम करेंगे तो जो आपका नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलोज के द्वारा या आपके जो मेल के द्वारा हमारे फीमेल्स को आपका जो प्रेग्नेंट किया जाता था, तो उससे कहीं ना कहीं क्वालिटी के ऊपर बड़ा असर पड़ रहा था और आने वाली जनरेशन जो ब्रीड्स जो है वो उतनी इंप्रूव नहीं हो पा रही थी। तो इसी को लेकर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम जो है रन किया गया, जिसके तहत पॉसिबल हुआ कि हम 14.12 करोड़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर पाए और आईवीएफ जो लैब्स हैं उनको एस्टेब्लिश कर पाए। नेक्स्ट आपका है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट अप किया गया, चिलिंग प्लांट, मिल्क टेस्टिंग लैब्स, इनको और ज्यादा जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बूस्ट अप किया गया ताकि हाइजेनिक जैसी स्थिति को और ज्यादा बेहतर बनाया जाए और हमारे देश के अंदर एक अच्छी और उत्तम क्वालिटी का जो दूध और दूध के बने उत्पाद हैं उनको पहुंचा सकें।
नेक्स्ट आपका है लाइव स्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके तहत मेनली ये फोकस किया गया कि भाई जो आपके एनिमल्स बीमार पड़ रहे हैं, उनके अंदर जो बीमारियां बढ़ रही है, उनके बीमारियों के प्रकोप से उनको बचाया जाए। और इसके साथ साथ में मोबाइल वेटनरी यूनिट्स को भी आपका कहीं ना कहीं स्टार्ट किया गया, जिसके तहत घर पर भी जो आपकी डिलीवरी है या कहीं ना कहीं सर्विसेज हैं उनको पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट आपका आता है जी स्ट्रेंथ ऑफ कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर, यानी कि जो हम कोऑपरेटिव्स की बात कर रहे थे, ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। तो 2025 तक अगर हम बात करें तो लगभग 22 मिल्क फेडरेशन है, 241 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियंस हैं, 28 मार्केटिंग डेयरीज हैं और 25 मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनकी बदौलत आज हमारा देश जो है वो कहीं ना कहीं लगभग 2.35 लाख विलेजेस के साथ और 1.72 करोड़ डेयरी फार्मर जो हैं इसके मेंबर बन चुके हैं। और इसकी बदौलत ये हो पाया है कि हम लोग इन लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार भी दे पा रहे हैं और इनके साथ कहीं ना कहीं इनकी जीविका जो है वो आगे बढ़ पा रही है। इसके अलावा कहीं ना कहीं 70% जो आपका वर्कफोर्स है टोटल डेयरी सेक्टर का, इन कोऑपरेटिव्स का, वो महिलाओं की उसमें भागीदारी है। यानी कि जो हम मिल्क सेक्टर की बात कर रहे हैं उसमें जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की हमने बात की, उसमें 70% भागीदारी जो है वो किसकी है, महिलाओं की है। मोर देन 48,000 women led dairy cooperative societies are there in India, and thereafter National Dairy Development Board Dairy Service has also supported the 23 milk producing organization, of which 16 are entirely run by women। यानी कि जो हम बात कर रहे थे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशंस आपकी रन की जा रही है, उनमें लगभग आपकी टोटल 23 में से 16 कौन रन कर रहा है, महिलाएं रन कर रही है। तो आप अगर देखोगे तो महिलाओं को आगे बढ़ाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि महिलाएं बेचारी घर में रहकर, और कहीं ना कहीं आज तो चलो फिर भी महिलाओं की भागीदारी हमारे देश के अंदर काफी चीजों में बढ़ चुकी है, लेकिन पहले अगर देखा जाए तो उनका शोषण काफी ज्यादा होता था। तो इसलिए जरूरी था कि महिलाओं को आगे लेकर आया जाए और उनको और ज्यादा सक्षम बनाया जाए, उनको ना कि केवल आपका जो है पैसे के अंदर, बल्कि किस प्रकार से काम होते हैं, कैसे आप पैसे को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप काम को मैनेज कर सकते हो, और कैसे आप इस देश की सशक्तिकरण में अपना योगदान कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और जिस महिला सशक्तिकरण की हम लोग बात करते हैं उसको और ज्यादा एक हवा देने के लिए एक बहुत अहम यहां पर हम लोग कह सकते हैं स्टेप था। इसके अलावा अभी प्रेजेंट टाइम में जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है उसकी बदौलत भी कहीं ना कहीं डेयरी सेक्टर को टैक्स रिलीफ काफी हद तक मिला है, और जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि जो आपका अल्ट्रा हाई टेम्परेचर के द्वारा मिल्क प्रोसेसिंग किया जाता है, यानी कि पास्चुराइज्ड मिल्क जो है या जो पनीर है उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है इस आपके टैक्स रिजाइम के अंदर, जो रिसेंटली आपको पता है हुआ था। उसके बाद बटर, घी और चीज जो है उनके ऊपर 12% जो जीएसटी था वो घटाकर 5% कर दिया गया है, और आइसक्रीम के ऊपर जो 18% आपका जीएसटी था उसको भी 5% कर दिया गया है, जो कि अपने आप में काफी अहम है। दूसरा यहां पर आता है कि अभी रिसेंटली जो हम लोग गोपाल रत्न अवार्ड की बात कर रहे थे, तो वो अवार्ड इस बार किस किस को दिया गया है आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जो अवार्ड है वो 3 प्रकार से दिए जाते हैं, और उन अवार्ड को आपका जो अमाउंट है वो भी कुछ इस प्रकार से होती है। अच्छा, इसमें एक बताना चाहता हूं कि जो बेस्ट डेयरी फार्मर है और बेस्ट आपके जो मतलब मल्टीपर्पज जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनको अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं। तो उनमें आपको पता होना चाहिए, एक तो दिया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, एक दिया जाता है मोमेंटो, और एक आपका मॉनेटरी प्राइज दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट रैंक को लगभग 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और सेकंड रैंक को लगभग 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, और थर्ड रैंक को लगभग 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये हमारे जनरल स्टेट्स के लिए हैं, सभी स्टेट्स के लिए हैं। लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या हिमालयन स्टेट हैं उनके लिए 2 लाख रुपए का एक स्पेशल अवार्ड अलग से दिया जाता है। वो केवल और केवल उन्हीं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से ही उनको या उन लोगों को चूज किया जाता है। तो इसके आधार पर अगर हम पहले अवार्ड की बात करते हैं तो इसमें आपका है बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग द इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो ब्रीड। मान के चलिए कि कोई आपका दुग्ध उत्पादक किसान है, वो अगर किसी भी इंडिजिनस यानी कि जो हमारी लोकल ब्रीड थी कैटल की, बफेलो की, उनको रेयर कर रहा है, तो उसके आधार पर उनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो पहला अवार्ड महाराष्ट्र के श्री अरविंद यशवंत पाटिल साहब हैं। सेकंड नंबर पर डॉक्टर कनकला कृष्णा रेड्डी है जो कि हैदराबाद तेलंगाना से हैं। थर्ड पर आपके हर्षित झुरिया जो कि सीकर राजस्थान से हैं, और थर्ड रैंक पर 2 लोग हैं, एक दूसरी यहां पर है कुमारी श्रद्धा सत्यावान धवन जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र से हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन रीजन के अंदर आपका पहला अवार्ड दिया गया है श्रीमती विजयलता जो कि हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हैं, और सेकंड नंबर पर है आपके श्री प्रदीप पंगरिया जी जो कि उत्तराखंड से हैं। तो यहां पर ये अवार्ड हैं जो कि पहली कैटेगरी के लिए मिले हैं। दूसरी कैटेगरी में जो अवार्ड आपका दिया गया है उसमें है जी बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी या डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें यहां पर पहले नंबर पर है मीनन गद्दी किशिरो पदका एंड सहकरण संगम लिमिटेड, वायनाड, केरला।
अब ये केरला की ऑर्गेनाइजेशन है, उनको पहला अवार्ड मिला है। दूसरा अवार्ड दो ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है, अगेन यहाँ पर पहला अवार्ड केरला से ही है। और सेकंड यहाँ पर है घिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर, जो कि आपका यहाँ पर राजस्थान से है। और थर्ड की अगर हम बात करें तो TYSPL 37 सेंधुकई मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि आपकी तमिलनाडु से है। तो ये आपके टोटल यहाँ पर 4 अवार्ड दिए गए, जिनमें से फर्स्ट अवार्ड एक पर्सन को, सेकंड अवार्ड 2 लोगों को और थर्ड अवार्ड एक ही आदमी को दिया गया है। और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन रीजन की बात करें इस सेक्टर में अवार्ड, तो वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, जो कि उत्तराखंड से है, जो कि कुल्हा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के नाम से आपकी रजिस्टर्ड है। तो यहां पर ये अवार्ड है 2 अलग अलग कैटेगरी के अंदर। इन लोगों को क्या क्या मिला है, एक तो आपका सर्टिफिकेट मिला है, एक मोमेंटो मिला है, और एक जो हमने कैश प्राइस की अभी बात की थी 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, वो इनको दिया गया है। लेकिन अब यहां पर जो आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का भी एक अवार्ड है, जिसके तहत बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो टेक्नीशियन होता है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, उन लोगों को भी अवार्ड दिया जाता है। लेकिन इसमें इन लोगों को पैसा नहीं दिया जाता। जो हम 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए की बात कर रहे थे, वो पैसा इन लोगों को नहीं दिया जाता। इनको केवल आपका सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक आपका इनको अवार्ड दिया जाता है। तो इनमें फर्स्ट रैंक आपकी है मिस्टर दिलीप कुमार प्रधान, जो कि अंगुल ओडिशा से हैं। दूसरे आपके हैं मिस्टर विकास कुमार, जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं। और तीसरे यहां पर है मिसिज अनुराधा चकली, जो कि नंदयाल आंध्र प्रदेश से हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर अगर हम बात करें तो मिस्टर देलुवार हसन, जो कि आसाम जो है स्टेट से हैं। तो इन सभी लोगों को अवार्ड मिला है, जो कि आपका गोपाल रतन अवार्ड के तहत इन लोगों को ये अवार्ड आपका दिया जाता है। ठीक है, तो आपने जो थंबनेल पर फोटो देखी थी, वो अवार्ड मुझे नहीं मिला, वो इन लोगों को मिला है। अब आप लोग शायद समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी फ्यूचर विजन क्या है आपका, जो व्हाइट रेवोल्यूशन 2 है उसका क्या टारगेट रखा गया है। तो आपका व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 जो है 19 सितंबर 2024 को स्टार्ट किया गया था, और फॉर्मली इसको लॉन्च जो है वो 25 दिसंबर 2024 को किया गया था। जिसके तहत मेनली ये टारगेट था कि नए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाए, नई जॉब, और इसके साथ साथ विमेन को एम्पावर किया जाए। जिसके तहत 2024-25 से लेकर 2028-29 तक मेन टारगेट था कि कोऑपरेटिव मिल्क प्रोक्योरमेंट जो है वो हमारा 1007 लाख किलोग्राम पर डे 2028-29 तक हमें करना है, जो आज प्रेजेंट टाइम में करंट लेवल है उसको आगे पहुंचाना है। इसके अलावा मेन टारगेट ये भी है कि नए 75,000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी बनाना है, जिसके तहत विमेन फार्मर को भी इंटीग्रेट करना है, एज वेल एज 46,422 जो एग्जिस्टिंग डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको और स्ट्रेंथन करना है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, उनको फाइनेंशियल और ज्यादा बेहतर बनाना है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर हमारा मिल्क प्रोडक्शन और ज्यादा बेहतर कर सके। क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है उसी प्रकार से एक सस्टेनेबली ग्रोथ करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम जहां पर हैं वहीं रुक गए तो आने वाले टाइम के अंदर हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। फिर हमारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है, जिसके तहत कोशिश की जाएगी कि भाई जो आपके फार्मर्स हैं, क्योंकि अब देखो कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में देखें तो हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो डिक्रीज होता जा रहा है, और उसके साथ साथ हमारी जो फूड की डिमांड है पॉपुलेशन को बढ़ते हुए देखकर, वो कहीं ना कहीं लैंड आपका फीड एंड फोडर के लिए उतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो इसलिए जरूरी है कि जो आपकी फीड है, कैटल फीड जो हमारी है, उनको मिनरल मिक्सचर्स के साथ साथ और अदर टेक्निकल जो इनपुट्स हैं उनको पहुंचाया जाए। दूसरा हमारा है ऑर्गेनिक मैन्योर है उनको प्रमोट किया जाए, बायोगैस प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाए, काउ डंग और फार्म वेस्ट को जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू सपोर्ट मिले, ताकि यहां पर नेचुरल फार्मिंग हमारा जो हमारा ओवरऑल जो एक सस्टेनेबल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग और ज्यादा आगे लेकर जा सके। क्योंकि अगर हम हमारी एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के साथ अगर हम एनिमल्स या लाइव स्टॉक को भी ऐड करते हैं तो इस इंटीग्रेशन के साथ हमारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सकता है और किसानों की आमदनी को और भी बढ़ाया जा सकता है। एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइड बोन एंड द हॉर्न ऑफ फॉलन एनिमल, यानी कि आपके जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं या फिर जो उनके सींग वगैरह गिर जाते हैं या जो हमारे डेड एनिमल्स हैं तो उनको किस प्रकार से मैनेज करना है उसको लेकर यहां पर और ज्यादा फर्दर जो है अप्रोच की जा रही है। तो ये ओवरऑल यहां पर था कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर आज ग्रोथ हो रही है। अब ऐसे इसको लेकर मैंने कंप्लीट एक व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से वीडियो कुछ दिन पहले बनाई थी, 1 महीने पहले, तो उसमें मैंने काफी चीजों को ब्रीफ आप लोगों के लिए किया था। लेकिन आज का सेशन इसलिए जरूरी हो जाता था क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और नेशनल गोपाल रतन जो अवार्ड दिए गए हैं वो भी आपके लिए जरूरी था। तो इस करंट अपडेट को मैंने आपके साथ साझा किया। इसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, आप लोग अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मुझसे आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आने वाले वीडियोस में भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक अच्छी कंटेंट और अच्छा नॉलेज आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आप लोग ग्रोथ करते रहो। बाकी अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, जीवन में केवल अपने आप पर सहारा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, वही इंसान है जो आपको आगे
लेकर जाता है। कभी आईने में खड़े होकर देखिएगा, आपको पता चलेगा यू आर द ओनली पर्सन हु कैन मींस कि आपको जो आगे लेकर जा सकता है, जो कहीं भी आपको पहुंचा सकता है। और जो हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब है, इन जैसे लोगों से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, इन लोगों से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। डॉक्टर बोल रहा हूं, हमारे स्वामीनंद विवेकानंद जी से, उनसे हम लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है कि हम लोग आगे जा सकते हैं और एक अकेला पर्सन कितना कुछ कर सकता है। और कितने ही कम उम्र के अंदर, अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र के अंदर कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था और वो हमें छोड़कर चले गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं सब लोगों के जो कदम है, वो अगर हम खुद उनकी तरफ बढ़े, चाहे भगत सिंह जी की बात करते हैं, हर पर्सन मुझे लगता है कि उनको एज ए फॉलोवर या एज ए उनको इंस्पिरेशन के तौर पर देखता है। एक 23 ईयर का, यानी कि केवल 23 साल का लड़का था अगर देखा जाए तो, और उनकी कितनी बड़ी सोच थी, और उसकी बदौलत है कि आज हम लोग उनको पूजते भी हैं, उनको मानते भी हैं। लेकिन विडंबना यह है कि हम उनके रास्ते पर जो दिखाया हुआ है उसके ऊपर कभी चलने की कोशिश नहीं करते हैं, जो कि सबसे बड़ी विडंबना है। क्योंकि उनका एक जो है, हमेशा उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं हमें केवल अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, और हमें जो है दूसरों की जरूरत केवल तभी पड़ती है जब हम लोग मुर्दा हो जाते हैं ना। तो वही बात है कि आप लोग एटलीस्ट जब तक जिंदा हो तो अपने आप पर भरोसा रखो, किसी से उम्मीद मत रखो, और अपने आप को आगे लेकर चलते रहो। वही आपके लिए एक सबसे बड़ी यहां पर इंस्पिरेशन रहेगी। और बाकी मोटिवेशंस के भरोसे मत रहा करो, क्योंकि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी और पेशेंस आपके लिए बहुत बड़ी कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम करेगा। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो दुनिया में किसी भी आयाम को छू सकते हो। जय हिंद, जय भारत।